नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। गंडक नदी के कहर ने कई गांवों के अस्तित्व को मिटा दिया है। कई गांव अब भी पानी के चपेट में हैं। गांव में रहने वाले लोग अपने घर बार छोड़ हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक गांव है नैनहा, जो बगहा में पड़ता है। गांव पानी में डूब गया है और लोग बेबस होकर सड़क के किनारे से अपने डूबते गांव को देख रहे हैं। गांव का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बाढ़ में एक इंसान किस कदर मजबूर हो गया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक नैनवा गांव है जो बगहा जिला में पड़ता है और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस गांव की। पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं और किसी तरीके से सुरक्षित ठिकाने की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस गांव की। हर तरफ जहां आपकी नज़र पड़ी होगी, पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और लोग अभी भी सुरक्षित जगह आने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर एनएच पर सहारा ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने से गांव में रहना दुभर हो गया और ऐसे में अगर वो बढ़ते हुए पानी के बीच में घरों में रहते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। तो खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं ग्रामीण, लेकिन चूँकि इनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इन्हीं घरों में है तो लोग घर को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। देखिए, ऐसे ही गांव के ठीक बगल में ऐसे टेंट बनाकर लोग किसी तरीके से जी रहे हैं। कुछ महिला हैं। क्या नाम है आपका? ममता खातून। जी, पानी में तो डूब गया घर। पानी में डूब गल बा, सब आदमी के घर नुकसान हो गई, सामान गिर गई। भाग के आदमी जान अपन बचाव था। अच्छा, तो ये पहली बार इतना पानी आया कि इसके पहले भी कभी आया था? नहीं, 3 साल पर फिर आयल बा। 3 साल पर? एकरा पहले और या उतरलो। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? बहुते सामान नुकसान बा। घर में के सामान गनला मान के बा, उठाला मान के बा, बहुत सामान नुकसान भइल। तो इसी टेंट में रहती हैं? हाँ। देखिए, इसी टेंट में इन्होंने अपना पूरा गृहस्थी बसा रखा है। तो जितना जमा पूंजी था सब तो बर्बाद हो गया होगा? सब बर्बाद बा। तो देखिए, जितनी जमा पूंजी थी वो भी बर्बाद हुआ और जाहिर सी बात है बाढ़ ने बहुतों को काफ़ी नुकसान दिया है। और यही वजह है कि नैनहा गांव, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस गांव में भी ज़बरदस्त तबाही हुई है। लोग बाढ़ में किसी तरीके से बचने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर एनएच पर शरण तो ले लिए हैं, लेकिन इनकी नज़रें टिकी हुई हैं अपने गांव पर कि कब जल असर उतरे और जल्दी से वो अपने घर पे जाए। लेकिन फिलहाल तस्वीर ऐसी ही है कि इनके गांव में ज़बरदस्त पानी है और वो घर को छोड़कर टेंट में शरण लिए हुए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, नैनहा, बगहा। और वहीं कोसी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण सुपौल के बलवा गांव में भारी तबाही का मंजर है। बलवा गांव में पानी घुस जाने के कारण बच्चे घरों के छप्पर पर शरण लेने को मजबूर हैं। घर में घुटने भर पानी भर गया है। महिलाएं बैठकर रात काटने को मजबूर हैं। कई लोगों के जानवर पानी में बह गए। लोग प्रशासन से राहत के सामान मांग रहे हैं। अब तक ना तो प्रशासन की कोई टीम पहुंची है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। बलवा गांव जाकर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। हम अभी तेलवा पंचायत के मुसहरी गांव में हैं और यहाँ पे आप जरा देखिए कि ये पूरा घर है और घर जो है वो किस तरह से, घर के अंदर जो है घुटना भर पानी जो है वो जमा हुआ है और पूरी तरह से जो घर जो है वो तबाह हुआ है। यहाँ पे घर जो है वो गिर रहे हैं। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे इनका रहने का ये जगह है, लेकिन चौकी जो है ये इसमें इनका बेड है, लेकिन पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ से लोग निकल करके बाहर छत पर शरण लिए हुए हैं और ये जो स्थिति है वो परेशान करने वाली है। और पूरा गांव जो है एक ढंग से कहें कि बुरी तरह से यहाँ पे तबाह हुआ है। चूल्हे अगर देखें तो सारे चूल्हे जो इनके खाना बनाने के वो डूबे हुए हैं। पूरे घर के लोग जो हैं वो शरण लिए हुए हैं यहाँ पे छतों के ऊपर। और ये एक ढंग से कहें तो बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है। और अभी तक प्रशासन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। यहाँ पे न नाव सुविधा मिली है और एक ढंग से यहाँ पे खाना बन रहा है। यहाँ पे घर में पानी पूरा घुस गया है। चूल्हा बाहर लेकर के आए हैं आप लोग? चूल्हा बाहर लेकर के आए हैं? हाँ। अच्छा, घर में पानी है? हाँ जी सर। घर में पूरा पानी घुसा हुआ है? हाँ। बच्चे कहाँ हैं? छप्पर। कहाँ पे? छप्पर पर। छप्पर पे बच्चों के लिए खाना बना रही हैं? हाँ। कितनी दिक्कत, मतलब कहीं से कोई
सरकार की तरफ से कुछ मिला है अभी तक? नहीं हैं? नहीं तो ये जरा देखिए कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो छप्पर पे हैं। बच्चों के लिए माँ जो है वो खाना बना रही है। पूरा गांव पानी में जलमग्न है और प्रशासन की तरफ से फिलहाल कुछ भी नहीं मिला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। और उत्तर बिहार के साथ ही गोपालगंज में भी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज में गंडक में अभी 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से सदर प्रखंड के कई गांवों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर, जगरी टोला, मेहदिया, कटघरवा जैसे करीब 1 दर्जन गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर भी पानी में डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए लोग अपनी कीमती सामान लेकर जैसे तैसे ट्रैक्टर और बाइक की मदद से ऊंचे ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर में, और आप देखेंगे कि यही वो गांव है। आप दिखाएंगे आपको पूरा गांव का वो सीन, कैसे गंडक नदी में पूरे जो घर है वो डूबा हुआ है। वहाँ देखिए इस नदी के बीच में एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर जो ऊंचाई पर है, और ट्रैक्टर के साथ साथ जो कई झोपड़ियाँ हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। एक बाइक है वो दिखाई दे रहा है। सदर प्रखंड का जो ये खाप मकसूदपुर है ये पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका है। हालांकि गंडक नदी के ये निचली इलाके में गांव बसा हुआ है और ये सारण बांध जो है उसके अंदर में है, लेकिन यहाँ पर जो लगातार गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो बाढ़ जैसे हालात हैं उसकी वानगी यहाँ देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे कि कई झोपड़ियाँ हैं वो खाली हो गई हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, और झोपड़ियाँ में कोई लोग नहीं है। इक्का दुक्का लोग दिखाई भी दे रहे हैं, तो वो इस इंतज़ार में हैं कि शायद नाव आएगी और उन्हें तटबंधों पर ले जाया जाएगा, और कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि गंडक का जलस्तर कुछ कम होगा तब जो है उन्हें कुछ राहत मिलेगी और अपने घर को नहीं छोड़ पाएँ। तो गोपालगंज का जो करीब 3 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में हैं, और गंडक का जलस्तर बढ़ने से इन लोगों में एक खौफ का माहौल भी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और गोपालगंज सदर प्रखंड के पतहरा में बनाए गए मीटर गेज के मुताबिक अभी जिले में गंडक खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि जिले से अभी 4.25 लाख क्यूसेक पानी के पहुंचने की संभावना है। गंडक के बढ़ते जलस्तर की वजह से तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है। जगह जगह रिसाव भी शुरू हो चुका है, लेकिन जल संसाधन विभाग की टीम लगातार तटबंधों की मजबूती को लेकर प्रयास कर रही है। डीएम अरशद अजीज ने आज खुद सदर अनुमंडल के कुचायकोट और सदर प्रखंड के कई इलाकों का निरीक्षण किया। तटबंधों के अंदर बसे लोगों से राहत शिविर में आने की अपील की। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से 75 नाव की व्यवस्था की गई है। गोपालगंज में कई बस्ती हैं जो अंदर हैं, बांध के अंदर हैं और पानी में है। वहाँ तो थोड़ा भी पानी बढ़ता है तो पानी उसके गांव में आता ही है। तो उन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आए भी हैं, गोपालगंज में भी आए हैं, बरौली में भी आए हैं, तो माझा में भी हम लोग चाहते हैं सभी जगह लोग जो भी अंदर हैं, चूँकि पानी ज़्यादा आने की संभावना है, तो सब लोग सुरक्षित इस पर आ जाएँ। जिनका अपना घर है अपने घर में आ जाएँ, नहीं है तो हम लोगों का जो कैंप बना हुआ है, इस पूरे 6 जगह में हम लोगों ने 75 कैंप बना के रखा है। तो किसी को असुविधा नहीं होगी, सब उस कैंप में आ जाए। वहाँ खाने पीने रहने सभी की सुविधा होती है। सरकार हम लोग की तरफ से, सरकार की तरफ से सारी सुविधा है। दरभंगा के वासुदेवपुर में भी बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ का पानी रोज नए इलाके में प्रवेश कर रहा है, जिससे जिले की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गांव की मुख्य सड़कों पर पानी की तेज धार बह रही है। लोग जान जोखिम में डालकर तेज पानी के बहाव में लाठी डंडे और बांस के सहारे आ रहे हैं। इन्हीं रास्ते से ग्रामीण अपनी जरूरत के सामान भी ला रहे हैं। बाढ़ से दूर दराज के गांव का हाल और बेहाल है। किरतपुर और जमालपुर इलाके के गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। गोसाई भूमि से जो पानी आता है ये छरकी नहीं बढ़ाने के चलते ये बाढ़ फ्लड कंट्रोल से बरही से लेकर के डी तक पूरा बांध बनना चाहिए। विस्थापित परिवारों को सबसे पहले मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ जी। भोजन अभी से बनना शुरू हो गया है, बन रहा है भोजन। सीवान में बारिश के पानी जल जमाव से लोग परेशान हैं, तो वहीं सीवान का राजेंद्र स्टेडियम झील में तब्दील हो चुका है। नाले की ठीक से सफाई नहीं होने और सीवान में हो रहे रुक रुक के बारिश की वजह से राजेंद्र स्टेडियम झील में तब्दील हो चुका है। स्टेडियम के अगल बगल के मोहल्ले में भी पानी के जल जमाव से लोग परेशान हैं। स्टेडियम के इंडोर और आउटडोर में काफी पानी लगा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है।
जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सीवान में बारिश की पानी और नाले की निकासी नहीं होने से सीवान का स्टेडियम पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं सीवान का ये राजेंद्र स्टेडियम है जो कि पूरी तरह से जल जमाव है। आउटडोर से लेकर इंडोर तक पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। यानी थोड़ी ही बारिश में और नाले की निकासी नहीं होने से लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। किसी तरह से आ रहे हैं, वहीं क्रिकेट खेलने वाले बच्चे या मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आया करते थे उनके लिए मुसीबत खड़ा हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये प्लेयर्स है, ये जो यहाँ स्टेडियम में आया करते थे। क्या समस्या हो रही है आपकी यहाँ पे? पानी लग गई है, पूरा खेलने में दिक्कत हो रहा है। आखिर क्यों पानी लगे? क्या क्यों लगे? नाला वाला नहीं बना है, पूरा पानी उसी में आ जाता है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? नाला वाला बनवाइए, सब देखभाल करिए। तो जाहिर सी बात है जो चाहे प्लेयर्स हो या मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आया करते थे या अगल बगल लोग हैं, इस जल जमाव से काफ़ी परेशान है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर हैं। दरभंगा के बाद तेजस्वी मधुबनी पहुंचे, जहां झंझारपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद तेजस्वी यादव नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। बिहार, उत्तर बिहार जो है पूरा डूब रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, अदृश्य हैं। संकट के घड़ी वो जनता की मदद नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं। आप देखिएगा ये जो गांव है पूरी तरीके से ये डूब चुका है। मवेशी हैं, सब लोग गांव के लोग जो हैं फंसे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और आपको बता दें ये जो क्षेत्र जो है मधुबनी, ये जो अभी जो जल संसाधन जो मंत्री हैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नीतीश कुमार जी तो 125 दिन से गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। उनके मंत्री भी गायब हैं, वो भी नहीं नज़र आ रहे और लोग मर रहे हैं, तबाह हैं। हमारे गांव वाले लोगों से भी बात हुई है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। और उत्तर बिहार की नदियों में नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद छपरा के तरैया में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तरैया प्रखंड के करीब 40 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। गंडक, महानदी, खदरा नदी और गंडक नहर का पानी इन गांवों में घुस रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए 5 नावों की व्यवस्था की है। सगुनी गांव में राहत शिविर शुरू किया गया है। सारण के डीएम ने हर स्तर पर प्रशासनिक तैयारी का दावा किया है और निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित ठिकाने या राहत शिविरों में आने की अपील की है। तो गंडक नदी के प्रकोप से उत्तर बिहार का निचला इलाका बाढ़ की पानी में लगभग डूब चुका है। पानी में फंसने से आम लोग तो परेशान हैं ही, जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बगहा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे जिंदगी पर पानी भारी पड़ रही है। बगहा का चौतरवा थाना क्षेत्र, ऐसा इलाका जो पेड़ पौधों और जंगलों से घिरा है। लेकिन नेपाल के तराई इलाकों में जोरदार बारिश से गंडक नदी उफान पर है। ऐसे में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल चुका है। परेशान इंसान है तो जानवरों की मुश्किलें भी कम नहीं। न्यूज 18 के कैमरे पर देखिए इन 2 हिरणों को। जंगल में पानी घुस आया तो सोचा शहर की तरफ सुरक्षित पहुंच जाए। पानी में तैरती इन हिरणों के लिए किनारे तक पहुंचना आसान भी नहीं। 2 हिरण पानी में भटक कर किसी तरीके से वो किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी काफ़ी फैला हुआ है चारों तरफ से और हिरन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो ये बेबसी देखिए 2 हिरन की, और जंगल से भटक कर वो बाढ़ के चपेट में आ गई है और इस वक्त वो किनारे में जाने की कोशिश कर रही है। पानी से घिरे हिरण को समझ नहीं आ रहा कि कैसे सड़क किनारे तक पहुंचे, क्योंकि वहां लोगों की भीड़ है। सो डर के मारे इन्हें सूझ नहीं रहा कि करें तो क्या करें। बेजुबान की बेबसी देख आप भी परेशान हो जाएंगे।
हिरन को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिलहाल उसकी कोशिश है कि किनारे की ओर, और एनएच है जिस तरफ वो आने की कोशिश कर रही है, एनएच है, और एनएच पर अगर वो किनारे पहुंच जाती है तो उसकी जान बच सकती है। और हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से वो किनारे पहुंच जाए, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं एनएच के किनारे, तो शायद वो हिरन फिर से उधर मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यही दुर्भाग्य है। देखिए, इंसान की कोशिश होनी चाहिए उस जानवर को बचाने की, लेकिन इंसान को देखकर फिर से हिरन वापस मुड़ गया, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे स्थानीय लोग यदि समझदारी से काम लेते तो शायद हिरणों को किनारा मिल जाता, वो सुरक्षित और महफूज हो पाते। लेकिन दुर्भाग्य कि एनएच पर खड़े लोगों की भीड़ से डरकर दोनों हिरण फिर से जंगल की ओर मुड़ गए, और देखते ही देखते वो हमारे कैमरे की नजर से दूर चले गए, शायद किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को 8 बजे शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि शिलान्यास समारोह में सरकार के साथ बैठक कर अतिथियों की अंतिम सूची तय होगी। इसमें कोविड-19 के मापदंडों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमंत्रित किए जाने के मामले पर कामेश्वर चौपाल ने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष अंतिम फैसला लेंगे। पटना में कामेश्वर चौपाल से एक्सक्लूसिव बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 5 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राम मंदिर ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार किस तरह का ये कार्यक्रम होगा, क्या क्या कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कब तक ये चलेगा? 5 तारीख को सामान्यतः 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 1:20 तक कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। संख्या सीमित रहेगी। देश के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का वैश्विक कोरोना के कारण से पूरा देश नहीं विश्व त्रस्त है, उसका सभी निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। और इसीलिए संख्या भी जो निश्चित है कि 150 से 200 वो संख्या रहेगी, उससे अधिक संख्या नहीं रहेगी। केवल 150 से 200 आपका जो आमंत्रित जो अतिथि होंगे उनकी संख्या इतनी होगी। प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम में बिहार से किनको आप लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं? यह सूची बनाने का काम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान नृत्य गोपाल दास जी और हमारे महामंत्री है चंपत राय जी, उनके जिम्मे यह दायित्व सौंपा गया है कि संतों में से कौन रहेंगे, संघर्ष के साथी में से कौन रहेंगे, इन सब बातों पर वो डिटेल विचार करके सूची बनाएंगे। हम सबों के जिम्मे जो काम है वो केवल जागरण का काम है, इसलिए हम लोग अयोध्या छोड़ के अभी क्षेत्र में निकले हैं। हम बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया जाएगा इस मौके पर अयोध्या आने के लिए। देखिए, हम लोगों की तो आकांक्षा थी कि जितने राम भक्त हैं, जिनको भी राम के प्रति श्रद्धा है, उन सबको बुलाए, और इसीलिए 3 बार हम लोगों ने कार्यक्रम को रद्द किया। लेकिन अपनी इच्छा नहीं चलती है, कभी कभी दैव इच्छा ही प्रबल हो जाती है। तो यदि अपनी इच्छा चलती तो हम समस्त समाज और राम भक्तों को आमंत्रित करते कि आइए, सब मिल करके राम मंदिर का संकल्प लिए हैं, सब मिल करके इस उत्सव को मनाइए और भव्य दिव्य मंदिर बनाइए। लेकिन अभी जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें किसको रखना, कितना रखना, चूँकि हमारा कार्यक्रम होता तो हम फटाक से नाम बोलते फलाने फलाने होंगे। ये हमारा कार्यक्रम भी है और सरकार के कुछ निर्देशों का अनुपालन भी करना है,
इसलिए उसके लिए सरकार के साथ बैठ करके क्या पथ परहेज तय करना है वो करके सूची बनेगी। यदि बुलाने की बात होगी तो उनको विधिवत निमंत्रण आ जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि भव्य मंदिर का निर्माण होना है, ऐसे में आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जो डोनेशन होगा वो कैसे लेंगे आप? डोनेशन के लिए हम आह्वान करेंगे, जैसे लोग पहले भी श्रद्धा से 1.25 रुपया से लेकर के परिवार के जोड़ करके दिया था, तो हम लोगों का तो संकल्प है कि हर एक व्यक्ति से श्रद्धा समर्पित कराएंगे, हर एक का संकल्प लेंगे। इसीलिए देश के 4.25 लाख गांव में शिला पूजन करवाए थे, सबों से लिए थे। क्योंकि मंदिर भव्य और दिव्य सबों के कल्पना में है, तो यदि और पैसा घटेगा फिर आह्वान करेंगे, फिर लोग सहयोग के लिए खड़े होंगे और देंगे, अपने खुशी से देंगे। कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। पटना से महावीर मंदिर ट्रस्ट ने भी 2 करोड़ रुपए की राशि दी थी, उस राशि को आप लोगों ने ग्रहण कर लिया है? सबसे पहले तो कुणाल साहब को मैं सत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले यह बड़ी उदारता का काम दिखाया है। और महावीर मंदिर है, ट्रस्ट भी महावीर जी का है। हनुमान जी का ट्रस्ट हो, राम जी का मंदिर बने तो हनुमान जी कैसे पीछे रह सकते हैं? राम काम में तो वो साक्षात गिरी हाथ में लेके चल देते हैं। तो ये वही भूमिका हमारे माननीय कुणाल साहब ने अदा किया है। हम उनको दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी प्रार्थना करते हैं कि मंदिर बने, अपने चिंतन से सहयोग करते रहे, अपने जो भी सक्रियता है उसको दिखाते रहें। सब दिन संघर्ष में साथ रहे हैं, आगे भी वो रहेंगे, मेरा विश्वास है। जो मंदिर बनेगा कितना भव्य होगा वो मंदिर? उसकी कल्पना आप देख के कर सकते हैं। जैसे रसगुल्ला बनाएंगे कितना मीठा होगा, ये भाववाचक संज्ञा है, इसको व्यक्त किया नहीं जा सकता है। जैसे कोई मूक रसगुल्ले के मिठास का व्याख्या नहीं कर सकता, समझिए मैं ऐसा मूक हूँ कि मंदिर की भव्यता की व्याख्या नहीं कर सकता। चौपाल जी साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जो मंदिर का आकार होगा, जो स्वरूप होगा, कितना भव्य होगा, ये परिकल्पना से परे है। और इन्होंने कहा कि जो शुभ मुहूर्त को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उस विवाद में कोई दम नहीं है। भगवान के काम में किसी तरह का मुहूर्त नहीं होता, भगवान का काम हर वक्त हर क्षण हो सकता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।